ये ज़मीनें मुसलमानों की हैं, ये उनका मैटर है। कब मुसलमानों ने कहा कि हमको राम मंदिर में मेंबर बनना है? कब मुसलमानों ने कहा कि तिरुपति बोर्ड में सिखों को आना है? कब जैनियों ने कहा, बुद्धिस्टों ने कहा कि हमको गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में जाना है? आपका क्या काम है? चलाने दीजिए, कोई मदद वो मांगे तो दीजिए मदद। लेकिन वो कह रहे हैं कि लगातार एक इल्ज़ाम जो लगाया जाता रहा है कि संपत्ति में और बाकी चीज़ों में हस्तक्षेप करना चाहती है सरकार, इसलिए ये संशोधन ला रही है। पर किरेन रिजिजू ने साफ कहा है कि किसी भी तरीके की कोई धार्मिक हस्तक्षेप का कोई सरकार को मंशा नहीं है ऐसी कोई। हम आपसे पूछ रहे हैं कि वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम मेंबर्स का क्या काम है? नमस्कार, द जनता लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा, और इस वक्त मेरे साथ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के स्पोक्स पर्सन इलियासी साहब मौजूद हैं। इलियास साहब, सबसे पहला सवाल, बड़े ही शायराना अंदाज में आज किरेन रिजिजू ने ये जो आपका संशोधन विधेयक है वो पेश कर दिया लोकसभा में, और उसके साथ ही उसकी बड़ी खूबियाँ बढ़ चढ़ के वो लगातार बता रहे हैं। दूसरी तरफ आप लोग हैं जो पहले भी प्रोटेस्ट कर चुके हैं जंतर मंतर पर, उसके अलावा देश भर में आप लोगों ने प्रदर्शन किए हैं। तो ये कैसा संशोधन विधेयक है जिसका सरकार तो बढ़ चढ़ के कह रही है कि हमने बहुत सारे सुधार किए हैं, बेहतरी के लिए है, इसमें महिलाएं आ जाएंगी और चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, और आप लोग लगातार विरोध कर रहे हैं? तो सरकार हमारे देश की जनता को गुमराह कर रही है। जहाँ तक महिलाओं का ताल्लुक़ है, पहले भी महिलाओं का प्रोविज़न था और महिलाएं वक्फ बोर्ड के अंदर इलेक्ट होती थी, एक बात। दूसरी बात ये कि हम ये जानना चाहते हैं सरकार से वो कौन से प्रोविज़न इसके अंदर है जो वक्फ की प्रॉपर्टी को बेनिफिशियल बनाते हों, जो वक्फ की प्रॉपर्टी के अंदर जो करप्शन हो रहा है उसको रोकते हों, जो पारदर्शिता लाते हों, जिस पर उसके बेनिफिट जो है गरीबों तक पहुंचाए जाते हो। ऐसी कोई बात तो हमको इस वक्त अमेंडमेंट में नहीं नजर आती। हाँ, लेकिन वो कह रहे हैं किसी तरीके का कोई धार्मिक हस्तक्षेप करने की मंशा नहीं है सरकार की। तो धार्मिक हस्तक्षेप तो हो रहा है। आप वक्फ बाय यूज़र को देख लीजिए, लॉ ऑफ लिमिटेशन से एग्जाम्पशन को आप ख़त्म कर रहे हैं। आप जो है वक्फ बोर्ड के अंदर जो मुसलमान आते थे उनको ख़त्म करके दूसरों का प्रोविज़न पैदा कर रहे हैं। आप जो है वक्फ की प्रॉपर्टी से अगर गवर्नमेंट का डिस्प्यूट है तो वो वक्फ ट्रिब्यूनल नहीं तय करेगा, वो जो है कलेक्टर तय करेगा या सरकार का नॉमिनेटेड आदमी तय करेगा। आप ये कह रहे हैं कि साहब अगर वक्फ प्रॉपर्टी में कोई डिस्प्यूट होता है तो उसमें ट्रिब्यूनल को जो पावर्स थे वो आप स्नैच अवे कर रहे हैं। जो वक्फ बोर्ड के अंदर जो लोग इलेक्ट होकर आते थे उनके बजाय नॉमिनेशन कर रहे हैं आप। तो ये सब चीज़ें तो उसके साथ खिलवाड़ है और क्या है। लेकिन सरकार ने ऐसा भी नहीं है कि पहले की तरह वो अचानक से बिल ले आई हो धाबा बोल के। उन्होंने प्रॉपर समय लिया, लगभग 1 साल का समय लिया उन्होंने, अच्छा समय लेके जेपीसी में गई, चीज़ों पे चर्चा हुई। हालांकि विपक्ष की बातों को उन्होंने दरकिनार कर दिया, लेकिन चर्चा तो हुई। कहाँ चर्चा हुई? हमने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जेपीसी से टाइम लिया। अच्छा। हमने 211 पन्नों का एक डॉक्यूमेंट सबमिट किया। हमने एक एक प्रोविज़न पे बात की। हमने बताया कि ये प्रोविज़न किस तरह हमारे ख़िलाफ़ है, वक्फ की प्रॉपर्टी के ख़िलाफ़ है। हमने जहाँ जहाँ भी जेपीसी गई वहाँ पे हमारे लोग गए। मुसलमानों की तमाम संस्थाओं ने उनके सामने अपनी बात रखी। 5 करोड़ ईमेल हमने भेजे। उसके बाद विपक्ष ने भी बहुत सारी आपत्तियां जताई, सबको आपने नकार दिया। तो क्या तो ड्रामा किया, जेपीसी में सिर्फ ड्रामा हुआ। आपने जो आपको बिल दिया गया तो उसको और ज़्यादा सख्त बनाकर पेश किया, वापस किया। हमने देखा कि रमज़ान के महीनों में आप लोगों ने एक बड़ा प्रोटेस्ट किया इसके खिलाफ, लेकिन फिर भी आज 2 अप्रैल को पेश हो गया ये संशोधन विधेयक। अब अगर ये पारित हो जाता है, जो कि हो ही जाएगा क्योंकि बहुमत है सरकार के पास, तो क्या कुछ करेंगे आप लोग? देखिए, अभी हमारा रास्ता बंद नहीं हुआ है, हमारी लड़ाई ख़त्म नहीं हुई है, बल्कि यहाँ से शुरू होगी लड़ाई। हमने ये तय किया है कि हम देशव्यापी अभियान छेड़ेंगे इस असंवैधानिक डिस्क्रिमिनेटरी बिल के ख़िलाफ़। हम उस वक्त तक इस लड़ाई को लड़ेंगे जब तक कि ये बिल वापस या ये प्रोविज़न जो है, ये अमेंडमेंट वापस नहीं ले जाते। एक सबसे बड़ा सवाल ये उठ के आता है कि पूरे विधेयक से आप लोगों को समस्याएं हैं, या कुछ ऐसे पॉइंट्स, कुछ अंश होंगे, कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे, पॉइंटर्स होंगे जिन पे आप लोगों की होगी कि ये ज़्यादा हमें परेशानियां, इससे ये हमारे लिए ज़्यादा नुकसानदेह हो सकती हैं? हमें पूरे विधेयक से परेशानी है। अच्छा। हमें ऐसा हम कह सकते हैं कि कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जिससे हमको ज़्यादा हमारी आपत्ति है उसके ऊपर में। मिसाल के तौर पे वक्फ बाय यूज़र का मामले को ख़त्म करना, या लॉ ऑफ लिमिटेशन को ख़त्म से के एग्जाम्पशन को ख़त्म करना, या ये कि वक्फ बोर्ड के अंदर इलेक्शन के बजाय नॉमिनेशन के जरिए से लोगों को लाना, या वक्फ बोर्ड के अंदर मुसलमानों को ख़त्म करके नॉन मुस्लिम के लिए प्रोविज़न पैदा करना, या आप ये कहना कि मतलब ये कि गवर्नमेंट के लिए ये प्रोविज़न पैदा करना कि अगर गवर्नमेंट का कोई डिस्प्यूट है तो वो वक्फ बोर्ड नहीं तय करेगा, वो कलेक्टर तय करेगा या गवर्नमेंट का नॉमिनेटेड अफसर तय करेगा। तो ये सब चीज़ों से बुनियादी तौर पे वक्फ की प्रॉपर्टी को छीनने की कोशिश है। सरकार लगातार कह रही है, मोदी जी लगातार कह रहे हैं कि इससे बढ़िया जो कानून है हम ला नहीं सकते थे।
हाँ, जो यानी वफ़ की प्रॉपर्टी को छीनने का और ख़त्म करने का, इससे बढ़िया कानून ला नहीं सकते थे। इन्होंने लाया उससे बढ़िया कानून, अपने मतलब के हिसाब से बढ़िया कानून है। तो आप लोग इस पर बिल्कुल भी राज़ी नहीं होंगे? हम बिल्कुल राज़ी नहीं हैं, हाँ। जब तक कि ये पूरा बिल वापस नहीं आता है। प्रोटेस्ट लगातार जारी रहेंगे? प्रोसेस लगातार जारी रहेगा, उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल और डिस्क्रिमिनेटरी अमेंडमेंट वापस नहीं होते। अभी देखिए कुछ राज्यों में चुनाव भी हैं। बिहार की अगर हम बात कर ले तो बिहार में एक अच्छी खासी आबादी है जो कि इम्पैक्टफुल है चुनावों में, और उन्हें खुश करने की भी लगातार कोशिशें हो रही हैं। रमज़ान के पूरे महीने में हमने देख लिया और लगा भी कि बहुत सारी पार्टियां जो एनडीए में हैं वो आप लोगों के साथ जा सकती हैं, लेकिन जैसे ही सदन में पेश हुआ सब ने रास्ता मोड़ लिया। देखिए, जिन लोगों ने हमारे साथ बिट्रे किया है वो पार्टियां खासतौर से जो मुसलमानों के वोट से नाम लेना चाहेंगे? हाँ, जेडीयू है, लोक जनशक्ति पार्टी है, टीडीपी है, उम्मीदें थी इनसे कि समर्थन मिलेगा? लोक दल है। हाँ, समर्थन था, ये मुसलमानों का वोट मिलता है इनको पावर में आने के लिए। तो अगर इन्होंने हमको बिट्रे किया है, धोखा दिया हमारे साथ में, तो हम भी यानी अगर उन्होंने हमारी बात का समर्थन नहीं किया तो हम क्यों उनको समर्थन करेंगे? वो देख लेंगे इसका परिणाम। तो आने वाले चुनाव में इसका असर देखने को बिल्कुल देखेंगे। तो इस वक्त हमारे साथ आमिर जामी जी मौजूद हैं जो कि समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं। और सर, आज केंद्रीय मंत्री ने बिल पेश कर दिया है, वक्फ संशोधन विधेयक, जिसको लेकर सड़कों पर जंतर मंतर पे भी हमने देखा कि किस तरीके से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तहत तमाम संगठन जो थे वो सड़कों पर उतरे। बहुत विरोध हुआ, पुरजोर विरोध हुआ। उसके अलावा बहुत सारी पार्टियां, जैसे आपकी पार्टी भी है, जो लगातार अभी भी अखिलेश यादव इस पर बोल रहे हैं, इसका विरोध किया जा रहा है। लेकिन उसके बाद भी सरकार क्योंकि ले ही आएगी, उनके पास बहुमत है, तो ऐसे में आप इसे कैसे देख रहे हैं? कभी कभार आप बहुमत होने के बाद भी देश का विश्वास खो देते हैं। आपको याद होगा जब SC/ST एक्ट के कमज़ोर करने की बात थी तो पूरे देश के दलित समाज के लोग सड़क पे थे। 13 पॉइंट रोस्टर का जब मामला आया तो पूरे देश का दलित युवा सड़क पे था। सरकार ने कहा कि चंगा सी, सब चंगा सी, तो बाबा साहब के पोते हैं, हम तो भीमाराव अम्बेडकर जी के नाती हैं और हम तो बाबा साहब के पता नहीं क्या क्या हैं। तो SC/ST एक्ट कमज़ोर हुआ, सरकार कह रही कि कुछ भी नहीं हुआ, दलित समाज के लोग सड़क पे थे। इस देश के किसानों ने अपनी मांगें करी कि हमारी आमदनी को बढ़ाइए, MSP ले आइए। कहा साहब बिल जाएगा JPC में गया, आपको याद होगा। JPC में जाने के बाद कहा सब चंगा सी, तो फार्मर्स आर हैप्पी, एंड हज़ारों किसान मारे गए। अभी भी मिल गया MSP, किसान अभी भी सिंगू बॉर्डर पे अपनी लड़ाई को लड़ रहा है। तो ये सरकार तानाशाही रवैये में के मोड में आ चुकी है और अब इनका नंबर लगा है मुसलमान भाइयों का। तो वक्फ संशोधन जो JPC में गया, तो आपने कहा कि हम देश की राय आमा करेंगे, पंचायतें करेंगे, लोगों की राय लेंगे, जो कहेंगे वही होगा, लोक रजामंदी से होगा। तो आप हमें बताइए कि जब आपको वही करना था जो आपने पहले तय कर लिया, तो जगदम्बिका बाबू जो JPC के चेयरपर्सन थे उनको घुमवाने की ज़रूरत क्या थी? जो MPs उसके अंदर आए उनको पूरा यूपी देश भर ट्रैवल कराने की क्या ज़रूरत थी? प्राइम मिनिस्टर साहब को ट्रैवल करना है, करें, MPs को कौन सा शौक़ है? तो जो स्टेक होल्डर्स थे, जो उनकी नाराज़गियाँ थीं, जो उनके सुझाव थे, वो बिल में रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं। आप कह रहे हैं तो गरीबों के लिए है, मोदी जी कह रहे हैं, भाजपा कह रही है, रिजिजू बोल रहे हैं, ये पहला बिल है जो गरीबों के लिए है, मुसलमान गरीब लोग हैं। तो मैं आपसे, आपका बहुत जिम्मेदार जर्नलिस्ट हो आप और आपका चैनल भी, आप हमें बताओ कि 2014 से लेकर 2025, 2017 से लेकर 2000 उत्तर प्रदेश का 25, 2 प्रॉपर्टी का नाम बता दें जो भूमाफियाओं ने कब्जा करी थी, वो हमारे आदरणीय योगी जी ने बचाने का काम किया हो, या हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने उस आदेश को पारित करके उन ज़मीनों को वक्फ बोर्ड को देने का काम किया हो। नहीं मदद हुई, उल्टे मुसलमानों की ज़मीनों से 7% की कमाई भारत सरकार को होती है। ये ज़मीनें मुसलमानों की हैं, ये उनका मैटर है। कब मुसलमानों ने कहा कि हमको राम मंदिर में मेंबर बनना है? कब मुसलमानों ने कहा कि तिरुपति बोर्ड में सिखों को आना है? कब जैनियों ने कहा, बुद्धिस्टों ने कहा कि हमको गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में जाना है? आपका क्या काम है? चलाने दीजिए, कोई मदद वो मांगे तो दीजिए मदद। लेकिन वो कह रहे हैं कि लगातार एक इल्ज़ाम जो लगाया जाता रहा है कि संपत्ति में और बाकी चीज़ों में हस्तक्षेप करना चाहती है सरकार, इसलिए ये संशोधन ला रही है। पर किरेन रिजिजू ने साफ कहा है कि किसी भी तरीके की कोई धार्मिक हस्तक्षेप का कोई सरकार को मंशा नहीं है ऐसी कोई। हम आपसे पूछ रहे हैं कि वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम मेंबर्स का क्या काम है? जैसे हमारा
ये कहा जाता है कि जो बोर्ड हैं हमारे इंडोमेंट्स बोर्ड जितने भी हैं सभी धर्मों के, उसमें ये भी शामिल है कि अगर हिंदू डीएम होगा, नॉन हिंदू डीएम होगा तो वो मेंबर भी नहीं होगा ट्रस्ट का। तो आपकी हम पे मेहरबानी क्या है? इतनी मोहब्बत तो हमें समझ में नहीं आती है कि आप क्यों मुसलमानों से करना चाहते हैं। हाँ। जैसा कि आपने कहा कि कोई भी संशोधन, कोई भी बिल सरकार पेश करती है तो वो जो उनसे जुड़ा हुआ जो समाज होता है वो सड़कों पे उतर जाता है। लगातार पीछे हमने देखा सीए एनआरसी का मामला देखा। इस देश के जो लोग हैं वो सरकार से खुश नहीं है। अच्छा। और सरकार ये जो पीडीए है हमारे देश में, पिछड़ा है, दलित है, अल्पसंख्यक हैं, अल्पसंख्यक मतलब से मुसलमान नहीं होता है। अभी तमिलनाडु में थोड़ा सा मदद देने का काम कॉन्टैक्ट्स में हमने किया कि उसमें सिख भाई भी आ जाएं, थोड़ा जैनियों में भी बिजनेसमैन पैदा हो जाएं, थोड़ा उसमें बुद्धिस्ट भी आ जाएं, थोड़ा ईसाई समाज के भी लोग भी आ जाएं, तो आपके माथे पे सीने पे कटार चल गई। क्यों भाई? आपको डाइवर्सिटी पसंद नहीं है। तो जब आप कहते हैं कि आपको मदद करनी है, तो पूरे देश में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मुसलमानों की आबादी भारत में रहती है। दे को एग्जिस्ट, दे आर द शेयर होल्डर इन द प्रोग्रेस। हमारे देश की खुशहाली, हमारे देश की आबादी, हमारे देश की तरक्की, मुस्लिम्स आर द शेयर होल्डर्स। और आप आजकल मुस्लिम देशों में जाके चंदा भी मांग रहे हो अपने मित्रों के लिए। प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं जी। चिराग पासवान, जयंत चौधरी, चंद्रबाबू नायडू, इनके बोल अभी कुछ लग रहे थे कि शायद वो इस बिल का विरोध करें, या थोड़े बहुत उनकी तरफ से बयानबाजियां जो सामने आ रही थी, लेकिन अब उन्होंने भी सबने साफ कर दिया कि नहीं, वो एनडीए के साथ हैं और वो इसका समर्थन कर रहे हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी को कोई कन्फ्यूजन नहीं था। हम पहले दिन से जानते थे कि ये आरएसएस बीजेपी के साथ खड़े हैं। अच्छा। पहले दिन से हम ये चाहते थे कि भारत का मुसलमान इनके चेहरे, पश्चिम का मुसलमान जयंत चौधरी का चेहरा पहचाने। ये अजीत जी का बेटा नहीं है, ये पहचाने कि नीतीश जी कौन है। मस्जिद में जुम्मा की नमाज़ पढ़ने से नहीं होगा ना कुछ। चंद्रबाबू नायडू जी इमामत करते हैं जाके जुम्मा की नमाज में, उससे तो नहीं होगा ना। आप उनके जो डेमोक्रेटिक राइट्स हैं, रमज़ान बीतने का इंतज़ार कर रहे थे। नहीं, बात बीतने की नहीं है। हाँ। बात यह है कि आप ईमानदारी से किसी बिल पे साथ में नहीं खड़े हैं, आप सीए पे साथ में नहीं खड़े हैं। तो क्या हुआ? उत्तर प्रदेश में भाजपा साफ हो गई लोकसभा में, तो वही पटना और आंध्रा में भी होने वाला है। अच्छा, तो बिहार के इलेक्शंस पे इसका असर पड़ेगा? देखिए, मुसलमानों ने ईमानदारी की बात है कि आदरणीय नीतीश जी पे आंख बंद करके हमेशा भरोसा किया और उन्होंने बेपनाह मोहब्बतों से उनको चाहा, उनको शक्ति दी, उनको ताकत दी, उनका दिल तोड़ने का काम किया। और दिल जब टूटता है तो आवाज़, पहले तो लोग कहते थे आवाज़ नहीं होती, अब तो आवाज़ भी हो रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर।